हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन रेणुआ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विथ यार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या स्टॉक मार्केट सच में रिस्की है। क्या ये एक एटीएम मशीन है जिसमें आप पैसे डालो और आपको हाथों हाथ पैसे मिल जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। और क्या ये एक जुए का अड्डा है जिसमें पैसे डाले और एक दो बार तो कमाया फिर भाड़ में। नहीं दोस्तों, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ऐसा अगर होता तो आज क्या राकेश झुनझुनवाला इतने बड़े इन्वेस्टर बनते, क्या राधा कृष्ण दमानी जी इतने बड़े इन्वेस्टर बनते, क्या वॉरेन बफेट इतने बड़े इन्वेस्टर बन पाते। ये सब इतने बड़े इन्वेस्टर क्यों बने, इसका आज मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा और आपको बताऊंगा आप कैसे इतना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट गोल्ड और रियल एस्टेट से भी ज्यादा रिटर्न आप इसमें बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको इसमें क्या है कि लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, बड़े बड़े कोर्सेज निकाल रखे हैं, अपने फीस मतलब रखते हैं वो 50-60 हजार, 1 लाख, 2 लाख, और मतलब लोगों को ठगते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट पूरा सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर। दोस्तों, कुछ भी नहीं है सीखने लायक ऐसा कि आपको 1 लाख देना पड़े, 2 लाख देना पड़े बड़े बड़े कोर्सेज में। इतना सा कॉमन सेंस और 5-10 मिनट की एनालिसिस से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आदमी बिजनेसमैन है, अलग अलग फील्ड्स के बारे में बात करते हैं कैसे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आदमी बिजनेसमैन है, जिसके पास दुकान है, मान लीजिए आपके पास आपका मेडिकल स्टोर है। तो दोस्तों, मेडिकल स्टोर है मतलब आप सिप्ला की दवाई जरूर बेचते होंगे, आप सन फार्मा की दवाई जरूर बेचते होंगे, आप डॉक्टर रेड्डी की दवाई जरूर बेचते होंगे। तो आपको पता है कि उनका माल बिकता है, ब्रांड नामी कंपनीज है, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और काफी पुराने टाइम से ये लोग मार्केट में टिके हुए हैं। तो दोस्तों, आपको पहले तो अब बस 3 कंपनीज तो सिलेक्ट हो गई भाई, आपने देख लिया सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों 5 चीजें आपको देखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या है, एक डीमेट अकाउंट तो जरूर चाहिए होगा। वो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ग्रो की, अपस्टॉक्स की। ये एकदम सेफ ब्रोकर है, ना इनके कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ना कोई हिडन चार्जेस है। ये बहुत ही सेफ और कम से कम ब्रोकरेज में 20-30-50 रुपए की ब्रोकरेज में, मतलब इन्वेस्टमेंट में तो 20 की ब्रोकरेज है और ट्रेडिंग में भी इतनी ब्रोकरेज है अगर जो कोई डे ट्रेडिंग करता है तो दोस्तों आपको इतना सा ही करना है कि उस पर डीमेट अकाउंट बनाना है। और ये एकदम सेफ होता है, ये सरकार के अंडर में होता है सारा काम। तो दोस्तों, आपको डीमेट अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है कि आपको जैसे वहां जाके आपने सर्च करना है सिप्ला। तो दोस्तों, आप जब सिप्ला सर्च करेंगे तो उसमें आपको देखना है कि उसका जो आपको सब कुछ डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। आपको सिंपली वहां जाके क्या करना है, सबसे पहले देखना है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, कितना सेल्स किया भाई। सेल्स तो देखनी पड़ेगी किसी में चीज में इन्वेस्ट करने के लिए कि क्या माल बिक रहा है। तो आपने देखा कि भाई 5 साल से सेल्स जो है ग्रो कर रही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी चलेगी, पर क्या सच में 5 सालों में ग्रो हुई है पिछले 5 साल के मुकाबले कुछ ना कुछ। तो हाँ, आप देख सकते हैं ग्रो होती है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई जो इसकी प्रॉफिट है, भाई सेल्स तो हुई है तो प्रॉफिट तो होगा ही, पर जो प्रॉफिट देखना है आपको, प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर वो भी ग्रो हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप सोचेंगे भाई सेल्स होती है तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। नहीं दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कंपनी, बहुत सी कंपनीज के पास डेट बहुत ज्यादा होता है। डेट मतलब भारी कर्जा, उस पर क्या उनको बहुत इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो उसी में चला जाता है आधे से ज्यादा। जैसे आप एयरटेल का देख सकते हैं, एयरटेल अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है भाई। उनके इतना बड़ा इंटरनेट कनेक्शन है, इतना बड़ा 5G दे रहा है, मोडेम्स दे रहा है, फाइबर केबल दे रहा है, एयरटेल की जो डिश चल रही है। तो दोस्तों, एयरटेल फिर भी इतने सारे यूजर्स फिर भी इतना मतलब प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर सरकार की कुछ पॉलिसीज आई थी, उसके बाद वोडाफोन तो डूब ही गया था और एयरटेल पे भी बहुत कर्जा है। जियो पे कुछ कम था तो जियो बच गया था क्योंकि वो नया नया आया था मार्केट में। तो दोस्तों, एयरटेल पे बहुत ज्यादा कर्जा है। तो दोस्तों, एयरटेल ने कैसे जैसे हैंडल तो कर लिया, पर उसका जो प्रॉफिट होता है वो आधे से ज्यादा कर्जे में चला जाता है। तो बहुत कम प्रॉफिट के साथ काम करना पड़ता है, कई बार माइनस में भी प्रॉफिट होता भी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट में काम चलाता है कंपनी। तो देखना है कि जो सिप्ला है वो पिछले 5 सालों में प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं, आपको सब दिख रहा है इसके अंदर। नेट एसेट्स, फिर आपको देखना है एसेट बढ़ रही है। एसेट मतलब संपत्ति, मतलब कितनी फैक्ट्रीज है या कुछ जो भी उस कंपनी का रिलेटेड काम है, भाई उसके पास कितने ऑफिसेज है। एसेट्स में कंप्यूटर्स तक भी आते हैं, हर चीज आती है। तो एसेट्स की जो रियल वैल्यू होती है वो उतनी नहीं होती है जितनी दिखाई जाती है। फिर भी आप एवरेज वो इतना मिल जाता है, मतलब अगर 10,000 की एसेट दिखा रहा है तो 8,000-9,000 की तो वो निकलेगी, और उसको बेचने जाएंगे तो वो 6-7 हजार की बिक जाएगी। पर आपको देखना है क्या वो ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, उस ग्रो को ध्यान रखना। तो अब देखते हैं दोस्तों, अगर एसेट्स बढ़ती है तो लाइबिलिटीज पे भी ध्यान देंगे। दोस्तों, लाइबिलिटीज भी अगर बढ़ रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि 2,000 की एसेट हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2,000 की एसेट हो और लाइबिलिटी हो 1,900 की। अब होगा क्या कि जब भी किसी कंपनी पे ताला लगने वाला होता है, कुछ भी कंडीशन के कारण, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन में बहुत सी कंपनियों के लगा था, और सरकार की कुछ पॉलिसीज आती है ऐसी, या फिर सरकार चेंज होते टाइम भी कुछ ऐसी पॉलिसीज में चेंज होता है जिससे बहुत सी कंपनियां डूब जाती है।
और लोन्स की वजह से भी कोई कंपनी नहीं चुका पाती तो भी। तो दोस्तों उस टाइम क्या होता है कि जब वो अपनी एसेट्स बेचने के बाद जो लाइबिलिटीज होती है उनको क्लियर कर देती है, और जो लाइबिलिटी क्लियर करने के बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर को सरकार अपने आप दे देती है। तो दोस्तों अब होगा क्या कि अगर 1900 की लाइबिलिटी है, 2000 की एसेट है, तो वो जब एसेट को बेचेगी तो वो 2000 में तो बिकेगी नहीं भाई, कंप्यूटर है उसके पास, उसको बेचने जाएगा तो जितने में लिया उतने में थोड़ी बिकेगा, वो तो जितने में लिया उतनी रेट दिखा रहा है उसकी कंपनी की बैलेंस शीट में। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कम रेट में बिकेगा। तो 2000 का माल तो कम से कम 1400-1500 में भी अगर बिके तो 1900 की तो लाइबिलिटी है, 400 रुपये सामने से और देने पड़ेंगे उसको। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या देखना है कि अगर एसेट 2000 की है तो लाइबिलिटी कम से कम 1000-1100 इतनी ही हो, इससे ज्यादा ना हो। और 1200-1300 मतलब परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं कि 50% कम होनी चाहिए लाइबिलिटी। तो दोस्तों आपको ये चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी पे डेट, वो भी आपको वहीं दिखा देगा। आप बैलेंस शीट पर क्लिक करोगे वहीं पे, तो कि डेट जो होता है वो कंपनी पे क्या होता है, एक्स्ट्रा कर्जा जिसपे वो काफी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उनको। तो वो आप वो लिक्विड फंड से भी लिया हो सकता है, कहीं और बैंक से, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों वो आपको देखना है कि कंपनी पे अगर हो तो ज्यादा ना हो, वरना ना हो तो ही अच्छा है। काफी कंपनीज है ऐसी जिन पे नहीं है, जैसे डी मार्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसी काफी कंपनीज है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि मतलब वो, फिर उसके बाद आपको देखना है कंपनी में रोकड़ा कितना है। रोकड़ा तो दोस्तों आपको देखना है रोकड़ा कितना है। कैश फ्लो बोलते हैं इसको। तो दोस्तों आपको देखना है कि क्या कैश फ्लो पिछले 5 सालों में बढ़ रहा है। बढ़ नहीं भी रहा तो हो सकता है कि वो अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको दोस्तों कुछ भी नहीं देखना है, ऑलमोस्ट आपको बस ये देखना है कि कंपनी कैसी है, 5 साल का उसका क्या प्रॉफिट है, क्या नेट, बस इतना देख लिया, हो गया। अब जैसे कोई ठेकेदार है जो घर बनाता है, रोडे बनाता है, सड़कें बनाता है, वो इसमें कैसे इन्वेस्ट करे भाई? उसका तो ना कोई दुकान है, ना कोई उसकी जॉब है। जो जॉब करता है वो अपनी कंपनी के हिसाब से देख रहा है। आप जिस फील्ड में काम करते हो उसमें फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा। फ्यूचर देखना बहुत जरूरी है। आपको देखना चाहिए कि क्या इसमें ग्रोथ है। मेडिकल वालों को तो पता है मेडिकल दवाई हमेशा चलेगी, पर और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपको ये देखना जरूरी है कि क्या इसमें ग्रोथ है। जैसे पेट्रोल पंप, उनको देखना जरूरी है कि क्या फ्यूचर में हमें ग्रोथ है। रिस्की हो जाता है उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा। तो दोस्तों आपको ये कर सकते हैं। ठेकेदार की बात कर रहे थे, जो ठेकेदार लोग हैं उनको पता है कि सीमेंट, ठेकेदार उसको पता है कौन सी कंपनी का सीमेंट ज्यादा बिक रहा है, या वो खुद भी अगर कर रहा है तो उसको पता होगा कि भाई क्या कौन सीमेंट की क्वालिटी भी, भाई उसको पता होगा कि सीमेंट की क्वालिटी कैसी है। हाँ वो चीप लगा रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसको पता रहेगा कि कौन सी अच्छी है। ऐसे तो आप एग्जांपल ले लेंगे भाई कि मैं वोडाफोन की सिम यूज करता हूँ ना, मैं इसी में इन्वेस्ट करूंगा। अरे भाई वोडाफोन डूबने को हो रहा है, उसमें इतना कर्जा हो चुका है। हाँ फ्यूचर में उसको कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए बाई चांस, बहुत कम चांस है, 10% चांस है। 90% का रिस्क कौन ले भाई 10% कमाने के लिए? तो दोस्तों उसके लिए तो आप उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब आपको पता है कि भाई वोडाफोन खाली मेरे पास है। हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में भी हो, पर प्रॉफिट भी तो कमानी चाहिए कंपनी। तो आप रिलायंस, एयरटेल, जियो टाइप इस टाइप में जाइए ना, अच्छी खासी कंपनी में जिसमें फ्यूचर दिखे आपको, जो ग्रोथ कर रही हो कंपनी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, कई काफी सीमेंट्स है मार्केट में। इन कंपनीज के ग्रो पे या किसी भी आप जो भी ब्रोकर का यूज करते हो, जिस ब्रोकर पे भी आप शेयर में पैसा लगाते हो, आप उसमें जाके पहले ये देखिए कि भाई इनका 5 साल के डेटा क्या है। सिंपल डेटा, कुछ ज्यादा नहीं देखना। बैलेंस शीट में बहुत कुछ भरा होता है, आपको सब कुछ नहीं देखना है। आपको देखना है रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है। जनरेट हो रहा है तो ग्रोथ भी हो रहा है क्या, 5 साल में ग्रोथ हुआ है कि नहीं, ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं नीचे आया जा रहा है या एक ही जगह चल रहा है, ऊपर जाना चाहिए। प्रॉफिट एक जगह चल रहा है तो फिर भी थोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी तो ग्रोथ होनी चाहिए। एसेट्स कितनी बढ़ रही है, लाइबिलिटीज का क्या हाल है, और जो कैश फ्लोज है वो क्या है, कितने हैं। आप अल्ट्राटेक सीमेंट का देख सकते हैं कि भाई रेवेन्यू अच्छा जा रहा है, एसेट अच्छी जा रही है, शेयर प्रॉफिट अच्छा जा रहा है, और प्रॉफिट अच्छा जा रहा है, और कैश फ्लो भी ठीक है। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं भाई। आप भले ही अंबुजा का काम कर रहे हो, पर आप सेक्टर तो देखिए ना कि किसमें ग्रोथ ज्यादा है, किसमें ज्यादा सेल्स हो रही है। हाँ अंबुजा तो अडानी ने हायर करने के बाद काफी शेयर्स ने, इस शेयर ने काफी रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक ने भी पिछले इतने सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो ये भी कम नहीं है। अब दोस्तों जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर उनको इन्वेस्ट करना हो तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें? दोस्तों हाउस वाइफ जो है वो, अगर मान लीजिए कोई जैसे एक हिंदुस्तान में एक कंपनी है
जो है तो बाहर की कंपनी पर वो इंडिया के नाम से काम कर रही है, और वो हर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से काम करती है। उसकी जो प्रोडक्ट रेंज है, मतलब इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उसका। घर में आने वाली हमारी हर मतलब 10 में से 7 चीजें तो उसी कंपनी की मिलेगी। साबुन में ही देख लीजिए कितनी वैरायटी है इनकी, लक्स, डव, और भी बहुत से साबुन है जैसे, और शैम्पू में क्लिनिक प्लस भी इनका है, सनसिल्क भी इनका है, और व्हील भी इनका है, रिनबार भी इनका है, और ऐसे काफी और भी ब्रांड्स हैं इनके, और पॉन्ड्स, वैसलीन, ये सब इन्हीं के प्रोडक्ट्स जो हमारे घर में मिलते हैं आज के टाइम में आपको। तो दोस्तों आपको इनमें भी इन्वेस्ट करने चाहिए। जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर देखें आप रेवेन्यू, तो रेवेन्यू पिछले 5 सालों में क्या पिछले 10 सालों में बढ़ा हुआ ही चल रहा है। हाँ, कोविड में थोड़ा सा नीचे हो सकता है, नीचे ऊपर हुआ हो, बाकी रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है। कोविड जैसी सिचुएशन की हम बात नहीं कर सकते, उसका उसमें तो पैसा डूबेगा तो सबका डूबेगा, आपकी किस्मत थोड़ी खराब है, सबकी खराब है, फिर तो वो तो सिचुएशन ही ऐसी है ना। भूकंप आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही अगर उसमें भी कुछ हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो अगर कंपनी अच्छी है तो वो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड में भी अगर कितना ही मतलब कम चला हो, माल नहीं बिक रहा था, फिर भी उसने काम किया, उसने अच्छा खासा कमाया, ऑनलाइन में उसके प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं, और उसने नहीं भी कमाया तो उसके पास इतना फंड था। कैश फ्लो किस चीज में काम आता है, ऐसी चीज सिचुएशन आ जाए कोविड जैसी तो कैश फ्लो ही काम आएगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट, लाइबिलिटी, कैश फ्लो, हर चीज सही है। कैश फ्लो इतना बढ़ा जा रहा है, 10-12 हजार करोड़ का तो कैश फ्लो रखते हैं, रेवेन्यू इतना अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, एसेट में तो पिछले 2 साल में अच्छी खासी ग्रोथ की है, ऑलमोस्ट 3-4 गुना बढ़ा ली है। तो आप देख सकते हैं कंपनी अच्छी है। शेयर थोड़ा महंगा, थोड़ा स्लो चलते हैं ये शेयर्स। ये क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनमें जो ये कोई भी नया प्रोडक्ट लाती है उसको बेचने में, उसमें प्रॉफिट कमाने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो इसमें जो रिटर्न मिलता है उसमें भी 2-3 साल लगेंगे भाई। तो लेकिन आपको 4 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा जितना आपको रियल स्टेट और गोल्ड में भी नहीं मिल सकता। सिक्योरिटी पूरी है कि भाई सरकार के अंडर में काम हो रहा है आपके। शेयर्स में क्या है कि शेयर मार्केट को इसलिए रिस्की माना जाता है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें, इसलिए दोस्तों इसको। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन के साथ आए हैं तो आप इसमें डेफिनेटली कमाएंगे। आप हो सकता है कि अगले राकेश झुनझुनवाला बन जाए, अगले वॉरेन बफेट बन जाए, उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आप इसमें अगर आपको, चलो आपको इतना भी नहीं करना है अगर आपको इतना भी नहीं करना है कि मेरे को ये भी इन्वेस्ट नहीं करना, ये 5-10 मिनट में एनालिसिस के नहीं देने, तो आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। उसमें वो भी आपको मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड सही है, वो में आप, और वैसे ग्रो में टॉप रेटेड और अलग अलग आपके रिस्क के हिसाब से हर तरह की कैटेगरी बनाई हुई है। आप उसमें जाके आराम से किसी के सजेस्ट किए बिना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। वर्ष से वर्ष जो मतलब बेकार से बेकार म्यूचुअल फंड है ना, वो भी 8 से 10% का रिटर्न देता है सालाना। हाँ, पहले साल में नहीं देगा तो दूसरे साल में 16% का दे देगा, ऐसी हालत होती है। क्योंकि मार्केट पे चलता है ना, मार्केट तो हमेशा ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में भी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसमें भी SIP कर लीजिए। आप इस पे मैं एक डिटेल वीडियो आगे बना दूंगा, पर फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।